अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक नेक्स्ट ऑर्गेनेली है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। कल हमने राइबोसोम्स पढ़े थे जिस तरह से, उसी तरह से ये भी हमारे पास एक ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के नाम से। देखते हैं कि ये क्या है जी हमारे पास। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को ये बोला जाता है इट इज़ द नेटवर्क ऑफ, ये एक नेटवर्क होता है। किस चीज़ का नेटवर्क होता है जी? इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स का। ये हमारे पास एक नेटवर्क है, यानी कि नेटवर्क हम बोलते हैं कि डिफरेंट चैनल्स या डिफरेंट हमारे पास सिस्टम्स को एक ही जगह पे कनेक्ट किया जाए, तो उसको हम बोल देते हैं कि ये हमारे पास नेटवर्क होता है। इसमें कुछ चैनल्स मौजूद हैं, यानी कि बहुत से चैनल्स होंगे, उनको एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड किया जा रहा होता है। इसी वजह से हम इसको बोल देते हैं कि इट इज़ द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ चैनल्स, यानी कि एक हमारे पास नेटवर्क है, उसमें कुछ चैनल्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और वो सारे के सारे चैनल्स मेम्ब्रेन बाउंड हैं। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो मेम्ब्रेन बाउंड है, ये याद रखना है। कल भी हमने बात की थी राइबोसोम के अंदर कि वो हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, ये वाले जो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं। एमसीक्यूज़ के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है आपने। अब इनको अगर हम देखें, इनकी लोकेशन देखें ना सेल के अंदर, तो ये हमें डिफरेंट जगहों पे इस तरह से मिलते हैं। सपोज कर लें ये हमारे पास एक सेल है, ये उसके अंदर उसका न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। न्यूक्लियस की न्यूक्लियर इन्वेलप से लेके, यानी कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। हम जब देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को, तो ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होता है इसका नेटवर्क, और सेल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड कर रहा होता है। यानी कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम न्यूक्लियर इन्वेलप से लेके सेल मेम्ब्रेन तक ये मूव किया होता है, इतनी ये लेंथ में मौजूद होता है। ये इसकी लोकेशन हम सेल में जब देखते हैं तो हमें ये ऐसे मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दो टाइप का होता है हमारे पास। इसकी जो फर्स्ट टाइप है उसे हम बोलते हैं कि ये जी हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हमने बात की थी जब राइबोसोम वाला टॉपिक भी पढ़ा था, उसमें भी आपको बताया था कि कुछ राइबोसोम्स की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की जो सरफेस होती है वो रफ हो जाती है। ये सेम वही बात है तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, लेकिन इसको रफ क्यों बोला जा रहा है? इस वजह से कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है जी न्यूमरस अमाउंट ऑफ राइबोसोम्स, ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा जब इसमें राइबोसोम्स आ जाते हैं, उनकी सरफेस रफ हो जाती है। इसी वजह से हमने उसका नाम ही रख दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सिर्फ राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से हमने उसको नाम दिया हुआ है। इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका जो मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो देखें जी जहाँ पे राइबोसोम्स मौजूद होंगे वहाँ पे क्या होगा? प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। बड़ी सिंपल सी बात है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का भी फंक्शन जब हम देखते हैं तो हम बोलते हैं कि इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दूसरी टाइप हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। उसके नेम से ही हमें पता चल रहा है कि उसकी जो सरफेस होगी वो क्या होगी? स्मूथ होगी। स्मूथ इस वजह से होगी कि उसके ऊपर जो राइबोसोम्स हैं वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उसकी जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ सी है। इसी वजह से उसको नाम हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, या इन शॉर्ट आप इसको SER भी बोल देते हैं।
इसको आप RER भी बोल देते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER इन शॉर्ट। अब इनके ऊपर राइबोसोम्स तो मौजूद नहीं है, तो सिंपल इसमें प्रोटीन सिंथेसिस तो होगी नहीं। तो फिर इसके क्या फंक्शन होते हैं, ये डिफरेंट फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे फर्स्ट तो इसका काम ये होगा, इसको मटेरियल की ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ किया जा रहा होता है सेल के अंदर। सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना हो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है उसको यूज़ किया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका फंक्शन क्या हो सकता है, इसमें इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन एक और है जी, लिपिड्स मेटाबॉलिज्म, यानी कि सेल के अंदर जो लिपिड्स मौजूद हैं उनका मेटाबॉलिज्म, यानी कि उनकी ब्रेकडाउन, उनकी डाइजेशन, उनके वो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं लिपिड्स के, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी हो रहे होते हैं, यानी कि जो मेजरली लिपिड्स मेटाबॉलिज्म जिसको हम नाम दे देते हैं। थर्ड, अगर हम इसका काम देखें तो हार्मफुल सब्सटेंसेस की डिटॉक्सिफिकेशन भी यहाँ पे होती है, यानी कि अगर सेल के अंदर कोई हार्मफुल केमिकल आ जाए तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन कौन कर रहा होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा होगा। उनको कहाँ कैसे उनको डिटॉक्सिफाई करता है, उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो वो डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये भी। जो डिफरेंट आपके पास हार्मफुल केमिकल्स या हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर सेल के अंदर कहीं से आ जाते हैं, उसके अंदर से प्रोड्यूस हो जाएं या बाहर से इनसाइड मूव कर जाएं, तो उनकी डिटॉक्सिफिकेशन का जो काम होगा वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहे होते हैं। फोर्थ नंबर पे इनका काम कॉन्ट्रैक्शन का भी होता है। सेल की कॉन्ट्रैक्शन में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेजरली ये 4 डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करवा रहा होता है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। इन दोनों का डिफरेंस भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।